हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट सिटी आउट हो चुका है, 20 तारीख से आपका एग्ज़ाम है और बिल्कुल भी आज समय नहीं बचा। आज है आपका 13 नवंबर। ओके, आज कितना तारीख है? आज आपका 13 नवंबर हो गया है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला, जैसे कि बच्चों का क्वेरी आ रहा था और बार बार मैसेज भी आ रहा था कि फ़िज़िक्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिज़िक्स के लिए मैंने क्या किया है कि कंप्लीट फार्मूला, मतलब कि जितना भी आपका फिज़िक्स में होता है ना, जितना भी आपका फार्मूला है फिज़िक्स का, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो कि मोस्ट आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और यह इस क्लास से आपको, अगर इस क्लास को आपने पूरा देख लिया ना, तो इस क्लास से आपको 15+ की गारंटी है। ये आप लिख लीजिएगा, बातों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एग्ज़ाम डेट सिटी आपसे 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही बता दिया था, आने से पहले। ओके, 11 तारीख को आया था और मैंने शायद 8 तारीख को ही बता दिया था, इसकी 7 तारीख को, राइट, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अभी पर आया, जाकर देख लीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पे फिर से गारंटी ले रहे हैं, 15+ की गारंटी है और फिजिक्स का गेम ओवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। अगर क्लास आपने देख लिया तो 15+ की गारंटी है। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अगर ये क्लास कर लिए तो 15+। अगर आप पहले से कर रखा है तो इस क्लास को देखने के बाद 100% अगर अच्छा खासा तैयारी कर रखा है तो 22-23+ तो आराम से नंबर आने वाले हैं आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलते रहेगा। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक और फटाफट शेयर कर दीजिए। कम से कम भाई साहब लाइक शेयर तो कर दिया करिए ना। जो बच्चे लाइक नहीं करते हैं उनसे बहुत दुख होता है भाई साहब, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। एक बार बताइए तो जय हिंद लिख के फटाफट। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप देख रहे हैं अदिश और सदिश, मतलब वेक्टर चैप्टर को उठा लिया है फिजिक्स से मैंने। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे फर्स्ट चैप्टर नहीं उठा, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको जितना आपको याद करिए, आपको सिर्फ आएगा तो क्या आएगा, आपको या तो यूनिट पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा चांस है कि बीमा पूछता है। क्या पूछता है? बीमा। तो डायमेंशन आपको कर लेना है। और डायमेंशन याद करने के लिए मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका, फिर से कहिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं फिजिक्स का जितना भी वो फर्स्ट चैप्टर वाला होता है ना, डायमेंशन जो जो इंपॉर्टेंट है वो डाल दूंगा, उसी में से आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन वो फिक्स है। तो चलिए सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको वेक्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है परिणाम। आपसे रिजल्टेंट जो पूछता है वो पूछता है कैसे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इजक्वल टू, मतलब परिणाम इजक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आपको याद रखना है। ये रूट अंडर क्या है? रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए, अगर योग भी पूछेगा तो यही रूल रहेगा। अगर योग पूछ ले तो यही आपको, अगर घटाव पूछेगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a² + b² - 2ab cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, जो वेक्टर से दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल cos थीटा = a.b/v/ab। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं बताते चल रहा हूँ वो आप नोट करते चलिएगा। इसी में आपका थीटा वगैरह का मान वगैरह चेंज होते रहेगा और आपका 0 डिग्री 80 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में 100% रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है 3 नंबर, जो हमारा दो सदिशों का, एक तो होता है अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल, राइट। अदिश गुणनफल जब भी आएगा तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और सदिश गुणनफल जब भी आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, a वेक्टर गुने b वेक्टर ab sin थीटा। इसी से ये फॉर्मूला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तभी इसको बताया जा रहा है, अदरवाइज नहीं बताया जाता। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्या याद करना है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। और क्योंकि बच्चे यहाँ पे भूलते क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो अदिश रहेगा तो डॉट और सदिश रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसी तरीके से इसको आपको थीटा का मान अगर 0 डिग्री रहता है तो उसको आपको सॉल्व करना है। थीटा का मान अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो ए बी जो है दिया है इसके बराबर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना जी। ए बी जो है ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा तो समांतर हो जाएगा। समझ में आया? अगर 90 डिग्री रहा तो a गुने b = ab हो जाएगा। ये आपको 180 डिग्री रहेगा तो a गुने b = 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, थीटा का मान चेंज होगा।
और इसमें और वेक्टर में कुछ और भी मैं इंपॉर्टेंट था जो तो मैं आपको बताते चलूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए डॉट ए, तो ये मॉड के अंदर ए स्क्वायर हो जाता है वेक्टर का। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फटाफट नोट करते चलेगा। अगर मॉड के अंदर ए स्क्वायर आ जाता है तो इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें दो कोई बात नहीं है। ओके, चलिए और भी जो इम्पॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ लिया जाए ए वेक्टर डॉट माइनस का ए वेक्टर इक्वल टू, तो ये माइनस का मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब बताने की इतना तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा आई इंटू आई जे इंटू जे, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू के डॉट के प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सीधा होता है 1। अगर यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट में रहता तो 0 हो जाता। क्या रहता, ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो आपका 0 हो जाता। तो ये आपको नोट कर लीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। आपको एक चीज़ और बता दूं, आई गुने जे जो आपका होता है वो के होता है, जे गुने के होता है वो आपका आई होता है, और आपका के गुने आई क्या होता है, के गुने आई क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है जे होता है। ओके, ये आपका इस तरीके से होता है। अगर इसी को उल्टा किया जाए, आई गुने, देखिए आई जे के, आई गुने जे तो आ जाएगा के, जे गुने के तो आ जाएगा ये। ओके, और फिर के गुने आई तो ये आ जाएगा जे। अगर सीधा चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है तो आपका प्लस रहेगा। अगर आपका उल्टा चलने लगा, अगर उल्टा आपका जैसे चल रहा है, आई जे के है, आई जे के है, तो मैंने बोला ना आई जे होता है तो के हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा उल्टा। अगर जे इधर से गुना होगा तो ये होगा माइनस के का, राइट। उसके बाद अगर जे के उसके बाद के से जे होगा तो माइनस आई हो जाएगा, और उसके बाद आपका आई से के होगा तो आपका माइनस जे हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड चलेंगे, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वेक्टर आपका कंप्लीट हुआ लगभग। और आपको बता दूं, जो अदिश गुणनफल है आपका, अदिश जो गुणनफल है वो आपका क्रम विनिमय नियम जो होता है उसका पालन करता है। ओके, ए डॉट आपका अदिश जो गुणनफल होता है वो आपका क्रम विनिमय नियम का जो होता है, क्रम विनिमय नियम का जो है वो पालन करता है। मतलब कि ये उल्टा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो आप चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेखीय गति जो आता है उससे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या याद करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद सेकंड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से आपको, सॉरी दोनों एक ही फॉर्मूला हो गया क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये दोनों एक ही लिख दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, ये दोनों एक ही नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप मिटा लीजिएगा। ओके, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपको भूलना नहीं है। ये थर्ड फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका अंतिम वेग होता है, यू आपका प्रारंभिक वेग होता है, और ए आपका त्वरण है दिया रहा है, एक्सेलरेशन जिसे बोलेंगे, और टी आपका टाइम है। ओके, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। एंड चलेंगे नीचे, इसी को क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा इसको मेंटेन किया जाए, ओके, थोड़ा सा आपको इसमें देखा जाए, अगर स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है, जब वस्तु क्या हो रही है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, अगर नीचे गिर रही है तो क्या होगा, तो नीचे गिरेगी तो आपका जो ए का जो मान होता है वो जी इक्वल टू जी के, मतलब जो त्वरण आपका होगा वह गुरुत्वीय त्वरण में आपका बदल जाएगा, ए इक्वल टू जी हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे ए फॉर्मूला, अगर ये वस्तु जब नीचे गिर रहेगी, स्वतंत्र रूप से अगर नीचे गिरेगी, तब ये फॉर्मूला यूज़ हम लोग करेंगे, ए इक्वल टू जी और u बराबर 0। u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जो आपका u है आपका दिया है, ये प्रारंभिक वेग जो दे रखा है वो आपका 0 रहेगा। अगर ये 0 आपका देखिए, अभी a बराबर g है, मतलब कि नीचे गिर रहा है, तो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी था यहाँ पे, और यहाँ हो गया जी टी का मतलब ए के जगह पे g हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और u ये आपका 0 है तो u 0 कर देंगे और प्लस जी टी करेंगे, तो v इक्वल टू जी टी भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, v इक्वल टू डायरेक्ट जी टी आप याद कर सकते हैं अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, u जहाँ पे 0 है, u 0 हो जाएगा तो u गुने टी 0 हो जाएगा ये, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट 2g
एस हो जाएगा, या फिर आपको 2GH भी कहते हैं। वी स्क्वायर, अब इसी फॉर्मूला से आपका बनता है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ये वी स्क्वायर यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 2GS होता है ना, इसको H भी लिखते हैं ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर को हम इधर रूट में लेके आएंगे तो 2GS लिखते हैं ना, 2GS या फिर 2GH एक फॉर्मूला बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, अगर यही चीज़ अगर नीचे गिर रही है, अगर यही चीज़ ऊपर जाएगी तो ऊपर अगर जाएगी, अगर यही चीज़ नीचे गिर रही है तो ये प्लस में था, ये प्लस में था ना, राइट। यही चीज़ जो ऊपर जा रही नीचे जा रही है तो ये प्लस में है, लेकिन अगर ये नीचे नीचे गिर रही है तो प्लस में है। अगर ये ऊपर जाएगी तो आपको पता होगा ए इक्वल टू माइनस में जी हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा माइनस जी, और जो आपका u उस समय 0 था तो यहाँ पे v आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जब ऊपर जाएगी वस्तु, जब ऊपर वस्तु जाएगी तो a बराबर माइनस जी हो जाएगा और v बराबर 0, और नीचे गिरेगी तो a बराबर 0, a बराबर g और u बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब हम बात करेंगे, आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया किस चीज़, अब हम बात करेंगे आपका, चलेंगे दूसरे, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे। अधिकतम ऊंचाई की अगर पिंड द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए, पिंड द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई, ये आपको ध्यान रखना है। पिंड द्वारा, चलिए थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा, पिंड द्वारा, चलिए सॉरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, महत्तम ऊंचाई, महत्तम आपका तय की गई महत्तम मैक्सिमम हाइट जो है, अधिकतम ऊंचाई की बात करें, पिंड द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई। आपको नोट कर लेना हो तो नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम, जो आपका एच मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रखना है कि पिंड द्वारा अगर आपसे पूछ लेता है कि गई महत्तम ऊंचाई तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, इसी को समय अगर पूछ लिया जाए, इसी में आपसे समय पूछ ले, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में आपका समय जो होगा वो क्या होगा, तो आपको बताना है। ओके, क्या बताइएगा आप, तो महत्तम ऊंचाई पर ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय बराबर हो जाएगा, तो u इक्वल टू जी, ऊपर जाने का समय बराबर नीचे जाने का, तो u बटा जी और u बटा जी, तो यात्रा का कुल समय क्या हो जाएगा, 2u अपन जी, क्या हो जाएगा, 2u अपन जी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना ही होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मोस्ट टाइम पे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, 90 सेकंड में तय की गई दूरी, राइट, 90 सेकंड में तय की गई दूरी, यहाँ पे शायद नहीं है, मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने बताया था आपसे, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 90 सेकंड में तय की गई दूरी आपसे पूछ लेता है, 90 सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये आपसे पूछेगा 90 सेकंड में अगर तय की गई दूरी आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या जवाब देना है, क्या देना है, जल्दी से बताइए, 90 सेकंड में तय की गई दूरी, जल्दी से बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका 90 सेकंड में तय की गई दूरी होगा तो एच एन 90 सेकंड की बात करें दूरी की, तो 1/2g इंटू 2n-1, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कब काम करेगा, जब पिंड ऊपर से नीचे गिर रही है, तब ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ओके, ये तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये अलग चलेंगे। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यदि वस्तु को h ऊंचाई से ठीक नीचे की ओर गिरने दिया जाए तो पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, मैंने बताया ना आपको, इसके पहले ही मैंने बता दिया है, t इक्वल टू 2h अपॉन जी एक फॉर्मूला होता है, t इक्वल टू √2h अपॉन जी, राइट। तो ये और आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको पुट करके और डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन बना देगा, टी समानुपाती √h, टी समानुपाती 1/√g, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपसे थ्योरी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, क्या जो स्वतंत्र रूप से जब वस्तु गिरती है नीचे की ओर तो h ऊंचाई से, तो क्या उसमें कोई भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है, तो इस तरीके से आपको बताना होगा। ओके, तो आपको इस तरीके से आपको बताना होगा। तो किस चीज़ पर निर्भर करती है अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में ये भी रहेगा,
ये भी रहेगा और द्रव्यमान वाला भी रहेगा और डी वाला दोनों रहेगा। तो आपको ये वाला दोनों टिक करना होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखना है T = 2H/g। ओके, चलेंगे नीचे वाले क्वेश्चन पे। वह वेग जिससे वह वस्तु पर टकराएगी, वस्तु पर टकराए, यह भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान में देखना है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ पे वस्तु जो इस वेग से जिस पर वो वस्तु से वो टकराएगी और टकराने पर अंतिम वेग जो होगा वो v = 2gh, v = 2gh हो जाएगा आपका। तो ये आपको समझाते चल रहे हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति पे आ गए हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। हम लोग को पता होना चाहिए आपको, 3 चैप्टर ऑलरेडी निपटा दिया। एक ओके, एक समान वृत्तीय गति। और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर बताइएगा। ओके, v = ωr, v = क्या हो जाएगा, ωr हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक समान वृत्तीय गति। और ओमेगा = क्या होता है, ओमेगा = 2πn, ये नोट कर लीजिएगा साइड में, ताकि आपको जब सॉल्व करना हो तो आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, v = ωr, ओमेगा या फिर WR जैसे भी आप याद करना चाहें। तो अगर एक समान वृत्तीय गति में आपसे आवर्तकाल पूछ ले तो T = 2πr/v आपको याद करके रखना है। T = 2πr/v आपको याद करके रखना है। और ये W बराबर क्या होता है, 2πn होता है। यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है, तो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे 2πn दे रखा है, तो V बराबर और W के जगह पे 2πn और R भी तो लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में घुमा के पूछेगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये किस चीज़ पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, R पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, N पे निर्भर करता है कि नहीं करता। तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा। अगर आवर्तकाल पूछे वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति का आवर्तकाल पूछा, T = 2πr/v आपको ध्यान में रखना है। एंड चलेंगे नीचे क्वेश्चन पे, अभिकेंद्रीय बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है अभिकेंद्रीय बल। अब आपको इसको बनाना कैसे, आपको बल का फार्मूला याद होगा ना, फोर्स का, F = ma, F = ma। इसमें भी बहुत लोग ट्रिक बताते हैं, पप्पा बराबर मम्मा। भाई साहब, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में कौन ट्रिक बताता है, इतने छोटे छोटे में क्वेश्चन में कौन ट्रिक बताता है, चल ट्रिक बताता है, टिक नहीं ट्रिक। तो चलिए F = ma डायरेक्ट याद करना है। इसके अब डायरेक्ट हम आपको अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला भी बता देते, डायरेक्ट बोलते, तो इस तरीके से आप ये वाला याद कर लीजिए, राइट। इस तरीके से अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपको mv² याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको इसको तोड़ना देखिए कैसे है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए F = ma बल का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान है ना भाई साहब। और m का m रहेगा। और त्वरण का होता है, ये a दे रखा है त्वरण, इसको क्या किस चीज़ में तोड़ेंगे, v² में तोड़ देंगे, राइट, v²/r में। अब v²/r में तोड़ रहे हैं ना, आपको ध्यान है, v²/r में। m को फिर से साइड में रखेंगे और r को जो नीचे वाला है वैसे ही रखेंगे, राइट। और v बराबर r ω आपको मैंने लिखवाया था, आपको ध्यान होगा, v बराबर r ω ये वाला लिखवाया था। अब इसको फिर से यहाँ पे पुट करेंगे mv² के जगह पे, तो m वही रहेगा और v² के जगह पे r ω, इसको स्क्वायर कर देंगे और बट्टा r का r रहेगा, तो r² हो जाएगा, राइट। अब बोलेंगे mr² और ω²/r, एक r से r कट गया, तो mr ω², जो कि वृत्तीय गति में आपका काम आएगा, mr ω²। ये फॉर्मूला होता है अभिकेंद्रीय बल का। अगर वृत्तीय गति में आपसे पूछ ले जाए तो इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। तो फॉर्मूला आपको जो आपको चीज़ दिया होगा उस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। चलिए, इस तरीके से डिटेल में आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाले नहीं बताने वाले हैं। जो भी टीचर आपको पढ़े होंगे तो शायद ही कम ही आपको इस तरीके से रामबाण जो आपको लास्ट में दिया जाए। रेखीय त्वरण = कोणीय त्वरण, x = त्रिज्या दिया रखा, ये आपको याद कर रखना है। ओके, रेखीय त्वरण = कोणीय त्वरण, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने फॉर्मूले पे, जो कि है हमारा tan थीटा पे। tan थीटा = क्या दे रखा है, तो आपको ध्यान देना h/d। और इसको आप इस तरीके से, जो कि घुमाने में कोण, जो ये वृत्तीय गति का ही फॉर्मूला है, tan थीटा = h/d। और इसको हम डायरेक्ट याद करते हैं v²/rg। tan थीटा = v²/rg, राइट, v²/rg। तो इसको इस तरीके से आप चेंज करिएगा। ओके,
चलेंगे अब गति के नियम। ओके, गति के नियम पे आ जाते हैं और गति का नियम जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, गति के नियम। चलिए प्रथम नियम से स्टार्ट करेंगे। जो प्रथम नियम होता है आपका बल की परिभाषा देता है। प्रथम नियम क्या होता है? बल की परिभाषा देता है। एंड जो आपका सेकंड लॉ होता है वो क्या देता है? बल का सूत्र देता है। तो सेकंड लॉ ऑफ क्या चीज़ का? सेकंड लॉ ऑफ फोर्स वो क्या देता है? जो सेकंड लॉ होता है आपका गति का जो सेकंड नियम होता है वो क्या देता है? वो आपका सूत्र देता है, फॉर्मूला देता है। और प्रथम नियम आपका बल की परिभाषा, डेफिनेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन देता है। और इसमें कोई क्या रिलेटेड करता है? तो प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। अगर आपसे जड़त्व का नियम पूछ ले, गति के नियम, तो जड़त्व का नियम भी याद करके रखना है। और एक गैलीलियो का नियम भी इसे कहते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखना है। और प्रथम नियम से ये याद रखना है कि प्रथम नियम हमारा बल की परिभाषा देता है। ओके, चलेंगे सेकंड लॉ पे। ओके, तो सेकंड लॉ हमारा क्या क्या देता है? तो सेकंड लॉ आपका जो देता है वो क्या देता है? सेकंड लॉ आपको पता होना, 3 नियम है ना भाई साहब। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल कि जो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है? जल्दी बताइए। वस्तुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। देखिए, द्वितीय नियम बल का सूत्र देता है। क्या आता है? पहला नियम बल की परिभाषा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा आपका बल का सूत्र देता है F=ma। और ए का क्या करेंगे? एफ ए का आपको पता त्वरण बराबर ही अपॉन टी, एम भी अपॉन टी हो गया समय में परिवर्तन की। और ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा जो कि बल का सूत्र हो जाएगा। F=ma इस तरीके से आप लिखते हैं। चलिए चलेंगे तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या दे रखा है? तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वो आपका नियम होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अलग अलग वस्तुओं पर। चलेंगे नीचे। और मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आएगा, अगर इस चैप्टर से आएगा न्यूमेरिकल, तो यही आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। या तो आपको त्वरण पूछ लिया जाए, राइट, या फिर आपसे टी का मान पूछ लिया जाए, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब आपसे जुड़े हुए पिंड की गति पूछे उसमें आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको चित्र बनाया दिखाई देगा। किस तरीके से? इस तरीके से आपको चित्र बनाया दिखाई देगा। इस तरीके से आपको चित्र दिखाई देगा और ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एक नीचे गया होगा, एक और नीचे गया होगा, एक M1 होगा, एक M2 होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चित्र ध्यान में रखना है, इस चित्र को ध्यान में रखना है। और 2 इससे सूत्र बनता है और आएंगे तो यहीं से न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो आपको वही आपका सिंपल थ्योरी वाले क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अगर ए पूछ लिया जाए तो ए अगर आपसे पूछा जाए तो M2 से M1 को घटाना है, अब बट्टा में M1 + M2 कर देना है, इंटू जी करना है। चलिए फिर से इसको देखते हैं। M2 - M1 बट्टा M1 + M2 इंटू जी। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे T बराबर 2M1 M2 अपन M1 + M2 इंटू जी। ये आपको ध्यान में रखना है। T = 2M1 M2 बट्टा M1 + M2 इंटू जी। अगर T आपसे पूछ लिया जाए तो 2M1 M2 अपन M1 + M2 इंटू जी आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, और जो कि हमारा कार्य शक्ति ऊर्जा जो कि है, कार्य शक्ति ऊर्जा, पावर एनर्जी वर्क एनर्जी पावर, जो भी चैप्टर आप कह लीजिए इसे। कार्य, तो सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला देखेंगे। W = Fs होता है। क्या होता है? F.S। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा लगता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा, अगर यहाँ पे क्रॉस रहता है तो sin थीटा लगता है। तो यहाँ पे साइन कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट तो लगेगा नहीं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा यहाँ पे लगा है, और डॉट प्रोडक्ट हटा है तो cos थीटा। W = Fs, या फिर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है तो W बराबर F.S, और ये डॉट हटेगा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos W बराबर F cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का नाम मान कुछ भी रख के आपको क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है आपके एग्जाम में। चलेंगे गतिज ऊर्जा पे। हमारा गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1/2 mv², ये आपको याद करके रख लेना है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। और गतिज ऊर्जा के सूत्र से ही मोस्ट ये क्वेश्चन आपके जो बनते हैं, ये देखिए इससे आपसे क्या क्या पूछ लिया जाएगा। ये मोस्ट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से डायरेक्ट आपको ये फार्मूला नहीं पूछेगा, बहुत फार्मूला से आपको ये मतलब कि आपको क्या इसी को थ्योरी बना के देगा कि आपका जो संवेग है इस पे किस चीज़ पे डिपेंड करता है। p² समानुपाती क्या होता है? क्या काइनेटिक एनर्जी के p² √अंडर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो दे रखा है व्युत्क्रमानुपाती है 1/m के। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये आपके एग्ज़ाम में काम करने वाला है। चलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो करा रहे हैं। बल नियतांक आप देखेंगे F = kx,
और यही आपसे पूछ लेता है जो एफ है वो एक्स पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, आपके अगर थ्योरी में बना के पूछेगा तो एफ समानुपाती एक्स होता है, आपसे पूछ लेगा समानुपाती है कि नहीं है। चलेंगे 4 पे, इसमें स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 24 नंबर फॉर्मूला। ओके, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा आपको पता होना चाहिए 1/2 kx², राइट। वो था गतिज ऊर्जा 1/2 mv² था गतिज ऊर्जा, और आपका स्थितिज ऊर्जा है p जो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे 1/2 kx²। इससे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है स्थितिज ऊर्जा जो होता है x², और इसको x² को कैसे करेगा, मान लीजिए ये 2 गुना बोलेगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर 4 गुना पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अगर 2 पूछेगा 2 गुना पूछेगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसका तो अगर इसे 4 गुना कहेंगे तो 4 चौके 16 गुना हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। चलेंगे, और अतिरिक्त ऊर्जा यहाँ पे जो दे रखा है वो देख लीजिए, फॉर यू माइनस v इक्वल टू 3 भी ये दे रखा है, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे फॉर यू माइनस भी, और इस तरीके से आपको ये अतिरिक्त ऊर्जा अगर पूछेगा तो पहले 2 गुना निकालिए फिर माइनस भी करिए, तो 3 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त ऊर्जा 3 भी हो जाएगा। ओके, चलिए द्रव्य केंद्र और घूर्णन गतिकी, द्रव्य केंद्र और घूर्णन गतिकी में आ गए हैं हम लोग, और डिस्कस करेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Z=R गुने F, R वेक्टर गुने ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने बताया ना, आपको ध्यान रखना है अगर क्रॉस प्रोडक्ट हट रहा है तो साइन थीटा यूज़ हो रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो वहाँ पे कॉस थीटा यूज़ होगा ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला है, और ये देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हट रहा है तो साइन थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कॉस थीटा आपका यूज़ होता। चलेंगे घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा पे आ गए हैं, घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा, घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा², गतिज ऊर्जा एक फॉर्मूला क्या था 1/2 mv² था, और स्थितिज ऊर्जा क्या था, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx², स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा है स्प्रिंग की, ये गतिज ऊर्जा दे रखा है, और ये घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा²। ओके, और जो कि यहाँ पे वो तो क्या था 1/2 mv² था ना, 1/2 mv² था, राइट। तो m के जगह पे यहाँ पे I हो जाएगा 1/2 I, और v के जगह पे ओमेगा यूज़ कर लेंगे तो ओमेगा² हो जाएगा, और ये फॉर्मूला आपका याद हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नीचे, और यहाँ पे दे रखा है इसी में से आपसे ये B और ये A आपसे पूछ लीजिए, इसमें मास दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ से U आपसे पूछ लीजिए म्यू, तो ये आपको क्या बताना होगा MB/MA, और आराम से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरीके से आपको ये पूछ लेगा, इस तरीके से आपको दिया रहेगा, और L तो ये आपसे पूछ लेगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा L/L-L। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे, हम आ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण अपने चैप्टर पे। कौन से चैप्टर पे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पे, राइट। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर अब पूरा धागा खोलने वाला है फिजिक्स का, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आ चुका है कौन, परमजीत क्लासेस। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, पहले गुरुत्वाकर्षण का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देख लीजिए, F=G m1m2/r², m1m2/r²। आपको ध्यान में रखना है ये फार्मूला, इससे आपके कई सारे फार्मूला, इसी से अगर G का पूछ ले मान, अगर आपसे इसी से G से पूछ ले तो G का मान कैसे बनेगा, तो ये F जो है इधर R चला जाएगा तो F(r²)/m1 × m2, और ये आपका G, इस तरीके से ग्रेविटेशन का, और इस तरीके से इसी से आपका क्या निकल जाएगा, अगर बीमा निकालना हो तो वल का लगा देंगे, R का यहाँ लगाएं, m1 m2 का यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद इसका बीमा भी निकल जाएगा, और तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगर गुरुत्वीय त्वरण पूछ लिया जाए, गुरुत्वीय त्वरण ये ग्रेविटेशन फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 ही 4 चैप्टर मोस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ओके, F=G m1m2/r², मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो स्मॉल g आपको याद रखना है, कैपिटल G m/r², ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। अगर गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछ लिया जाए किसके समानुपाती होता है, तो ये आपका द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और यहाँ पे व्युत्क्रमाण भी पूछ लिया जाए तो G जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये आपको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये घटेगा ही ना, तो इस तरीके बढ़ाए तो ये घटेगा, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलेंगे घनत्व हो, तो अगर आपसे घनत्व पूछा जाए, इसी फॉर्मूला वही है, अगर देखिए गुरुत्वीय त्वरण ये था जो कब ऐसे था नॉर्मल, अगर घनत्व अगर रहेगा तो घनत्व के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, घनत्व के जगह पे 4/3 पाई, और ये ρ g r,
ओके, घनत्व अगर रहेगा तो रो जी आर इस्तेमाल करेंगे, 4/3 रो जी आर पाई रो जी आर, और जी जो होगा यहाँ पे आर पे डिपेंड समानुपाती होगा। यहाँ पे देख सकते हो 1/r² व्युत्क्रमानुपाती था, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा घनत्व की बात करेगा तो जी समानुपाती आर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जी समानुपाती आर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि घनत्व है तो जी समानुपाती आर, अगर घनत्व नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर घनत्व नहीं है तो जी जो हो जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r² के। इसी तरह यहाँ से रो जो हो जाएगा जी यहाँ पे समानुपाती होगा रो के, कब, जब घनत्व होगा तब। तो ये इस तरीके से आपको याद करना है ताकि आपको कोई भी फंसाए नहीं एग्जाम में। चलिए जी डैश के जी डैश नहीं है, जी कैपिटल जी है, जी के मान में परिवर्तन अगर आएगा तो किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट कर लिया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जी नीचे आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, जी मैक्सिमम, यहाँ पे जी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, जी मैक्सिमम रहता है। नीचे आ रहा है तो भी बढ़े, ये बढ़ रहा है और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है एग्जाम के लिए, जी के मान में परिवर्तन आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दे रखा है पृथ्वी के कारण जी का मान, पृथ्वी के कारण जी का मान में परिवर्तन यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे नो चेंज। पृथ्वी के कारण जी के मान नो चेंज आपको डाल देना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी के कारण जी के मान में परिवर्तन होगा तो नहीं होगा, नो चेंज। अब ये चलिए ये देखिए जी एच इक्वल टू, ओके, अगर ये क्या पूछे, हाइट पे पूछे, और ये डेप्थ के लिए, ये हाइट के लिए है, ये डेप्थ के लिए। ओके, ये हाइट के लिए ऊंचाई और ये गहराई के लिए। ओके, आपको बताया था ना, इससे ऊपर इससे नीचे, तो यही वही है ऊंचाई के लिए, ये वाला ये ऊंचाई के लिए जी एच इक्वल टू जी माइनस 1-2h/r ये रहेगा। अगर डेप्थ के लिए पूछे तो जी 1-d/r, यहाँ पे 2h और यहाँ पे d, बस इतना ही फॉर्मूला है डेप्थ और ऊंचाई वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड चलेंगे गुरुत्वीय विभव पे। गुरुत्वीय विभव यहाँ पे आप देख सकते हैं v इक्वल टू माइनस का gm, ये माइनस gm/r। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा तेज़ी में चलेंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्थूलवैद्युति में विभव v बराबर kq/r आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, v इक्वल टू kq/r, ये आपको ध्यान, स्थिर वैद्युतिकी में भी इस तरीके से रहेगा, भी गुरुत्वीय विभव स्थिर वैद्युतिकी में, और लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण में -gm/r रहेगा, ये आपको ध्यान है। और स्थिर वैद्युतिकी की जब बात करेंगे तो फिर से चैप्टर आएगा तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। और यू आपका क्या रहेगा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा U से डिनोट करेंगे, वहाँ पे PE से डिनोट कर रहे थे स्थितिज ऊर्जा, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m/r। और यहाँ पे गुरुत्वीय विभव आपका जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा जो कि स्थिर वैद्युतिकी में U बराबर kq1q2/r²। तो दोनों फॉर्मूला देखिएगा डिनोट यही इसलिए यहाँ पे देख रखा है ताकि आप समझ, स्थिर वैद्युतिकी में ये फॉर्मूला विभव का होगा और स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होगा, और गुरुत्वाकर्षण में विभव का ये फॉर्मूला और स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला आपका होगा, तो ये इसलिए लिख रखा है। चलेंगे प्लाइन वेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा क्योंकि जो आपको मैंने टिक कर रखा होगा ना, समझिए कुछ ना कुछ तो है इसमें भाई साहब, कुछ ना कुछ तो है इसमें, तभी इसको टिक करके रखा है। ओके, चलिए v इक्वल टू 2gm/r, 2gm/r। और एक और चीज़ मैंने बताया था, इसको डायरेक्ट अगर प्लाइन वेग को सॉल्व करना चाहे तो प्लाइन वेग आपका इक्वल टू √2gr, स्मॉल g होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला उसी प्लाइन वेग का ही। चलिए कक्षीय वेग की बात करें, कक्षीय वेग पे आ जाएंगे। कक्षीय वेग पे आपको ध्यान रखना, प्लाइन वेग v ही होता है और कक्षीय वेग v ओ यहाँ पे रहेगा, तो आपको समझना है ये कक्षीय वेग है ऑर्बिटल, और ये आपका किस चीज़, प्लाइन वेग। ओके, तो चलिए भी ओ मतलब कक्षीय वेग √gm/r ये देखना है, इसमें gr हो जाएगा, उसमें 2gr है, राइट। देखिए प्लाइन वेग √2gr और कक्षीय वेग √gr। ओके, और इसमें भी 2gmr, और बस 2 गुना होता है उसके, इस तरीके से आपको याद करें। प्लाइन वेग 2 गुना होता है कक्षीय वेग का, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला केपलर का नियम पे।
और प्रथम नियम जो ये थ्योरी में आपका क्वेश्चन बनेगा, केपलर का प्रथम नियम किस चीज़ पे निर्भर करता है, और आपके ऑप्शन में रहेगा ऊर्जा संरक्षण, आपको इसी को टिक करना होगा। तो केपलर का नियम प्रथम नियम किस पे निर्भर करता है, ऊर्जा संरक्षण पे। द्वितीय नियम किस पे निर्भर करता है, कोणीय संवेग संरक्षण पे। इस तरीके से आपको एग्जाम में याद करके रखना ही रखना है। केपलर का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, केपलर का द्वितीय नियम आपका कोणीय संवेग संरक्षण पे निर्भर करता है और आपके एग्जाम में बनेगा। तृतीय नियम की बात करते हैं तो टी स्क्वायर समानुपाती होगा आर क्यू के। क्यों? तो क्योंकि टी इक्वल टू आर के पावर 3/2, तो इसलिए समानुपाती हो जाएगा आर क्यू के। ओके, क्यों? क्योंकि टी इधर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। तो मोस्ट आपके एग्जाम में काम करने वाला है। चलेंगे सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति पे आ चुके हैं हम लोग, और सरल आवर्त गति में आपको देखना है विस्थापन का फॉर्मूला, जिसे वाई से डिनोट करेंगे, ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी विस्थापन का नियम है। और वेग का आता है, वेग का अगर पूछ लिया जाता है, वेग अगर सरल आवर्त गति में आपसे विस्थापन पूछेगा तो ये नियम है। वेग पूछेगा तो v इक्वल टू वेग w या फिर ओमेगा, जो भी कहिए, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब कि ए क्या है, आयाम आपका है, और वाई क्या है, यहाँ पे क्या है, ए ओमेगा ये है, और ये ए यहाँ पे दे रखा है, और वाई क्या है, यहाँ पे आपका क्या चीज़ है, विस्थापन है, राइट। तो ये आपके ध्यान में रखना है। अगर वी मैक्सिमम पूछ लिया जाए कि वी मैक्सिमम कब होगा, तो वी मैक्सिमम का इसी का फॉर्मूला वेग का ही वी मैक्सिमम ए बराबर वी मैक्सिमम ए ओमेगा हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद करके रखना है। ओके, और ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो 2 पाई टी पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम 2 पाई/टी, और ए इधर लग जाएगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो चलिए चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। फिर से गतिज ऊर्जा आपको बता रखा है, और गतिज ऊर्जा अगर इसमें पूछा जाए सरल आवर्त गति में, तो आपका फॉर्मूला आपको तो याद होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² होता है, और 1/2 mv² होता है। तो 1/2 और v स्क्वायर को हम किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा v का मान मैंने दे रखा था, क्या देगा, v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको v स्क्वायर से डिनोट करेंगे, तो v स्क्वायर है तो यहाँ पे v को स्क्वायर कर देंगे, और तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे से रूट हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में दे रखा है, तो इसलिए ये रूट हट जाएगा। चलेंगे उसी तरह स्थितिज ऊर्जा में आएंगे। U/1/2 के एक्स स्क्वायर था, स्प्रिंग वाला तो क्या था, स्प्रिंग वाला 1/2 के एक्स स्क्वायर था, जिसमें आपको वो बताना था। तो ये 2 गुना बढ़ाया जाएगा तार की लंबाई को, इस तरीके से तो 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। कुल ऊर्जा की बात कर ले तो कुल ऊर्जा आपका ये होता है, कुल ऊर्जा KE/P, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका लिख रखा है। चलेंगे अब आपका आएंगे किस चीज़ पे, टोटल एनर्जी आपका क्या होगा। ओके, तो चलिए टोटल एनर्जी पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पूरा टोटल एनर्जी के यहाँ पे दे रखा है, टोटल एनर्जी समानुपाती होगा इसके ए स्क्वायर के भी समानुपाती होगा, ओमेगा स्क्वायर के भी समानुपाती होगा, और एम के भी समानुपाती होगा, द्रव्यमान के भी समानुपाती, ओमेगा स्क्वायर के भी समानुपाती, ए स्क्वायर के भी समानुपाती, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है सरल लोलक। यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। अब इससे T समानुपाती क्या हो जाएगा, रूट L के समानुपाती नहीं होगा भाई साहब, और T 1/√G ना होगा, तो इसी से ना फॉर्मूला बनता है। L को 2 गुना कट जाए तो कितना गुना होगा, इस तरीके से आपको बनाना होगा ना। यही सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट आपके एग्जाम में काम कर जाएगा। अचानक खड़े होने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, क्या होगा, अचानक खड़े होने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। ओके, चलेंगे पृष्ठ तनाव पे आ चुके हैं। पृष्ठ तनाव अपने चैप्टर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। T इक्वल टू F/L, और F/L को यहाँ पे W/A 2 फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का, और 2 आपका बनता भी है। ओके, आपका इकाई भी 2 हो जाता है, यूनिट आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक F/F बल बटा लंबाई, और एक क्या होता है W/A। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलेंगे पृष्ठ तनाव के फॉर्मूला है बल अपन लंबाई, और T बराबर W/A आपको यहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफल। और चलिए जूरिन का नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जूरिन का नियम, इससे भी क्वेश्चन H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R/ρg, ρr या फिर R/ρg जो आप कहिए, और ये किस किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो ऊपर रहेगा डायरेक्ट तो समानुपाती, T के समानुपाती है, कन्फर्म है। 1/r के ये दे रखा है, उसके बाद रो के
SA1 H इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा लिख रखा है जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ऐसे अनुपाती कॉस थीटा के अनुपाती है तो थीटा को मान चेंज करके आपसे इस क्वेश्चन को घुमा सकता है। ऐसे अनुपाती 1/, यहाँ पे दे रखा है जी दे रखा है रो दे रखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है व्युत्क्रम अनुपाती। अब यह देखिए यही चीज़ यही फॉर्मूला जूरिन नियम से ही आपका फॉर्मूला बनता है। देखिए मैंने बोला था ना थीटा का मान चेंज करके आपको घुमा सकता है। देखिए अगर गीला करेगा, गीला कब करेगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कब होगा, कम होगा। थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो टी आपका ये बढ़ेगा और थीटा भी बढ़ जाएगा, टी बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ जाएगा, तो ये गीला करेगा। तो गीला कब करेगा, थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री से कम होगा और थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर 90 से ज़्यादा हो रहा है तो गीला नहीं करेगा, 90 से कम है तो गीला करेगा। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको काम करता है। तो टी बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, थीटा का मान भी बढ़ रहा है। देखिए पारा 138 डिग्री, चांदी 90 डिग्री पे, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे द्रव तल अतिरिक्त दाब, द्रव तल अतिरिक्त द्रव। तो पानी आपको अगर पानी के लिए पूछ लिया जाए तो पानी का पूछ ले, पानी का बुलबुला, साबुन का बुलबुला, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। पानी के दाब, पानी का जो दाब पूछ लिया जाता है तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है आपका, और साबुन के लिए ये फॉर्मूला होता है। ओके, जो कि डेल P/2T/R पानी के लिए पूछता है और डेल P = 4T/R ये आपके साबुन के लिए आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे श्यानता गुणांक पे। श्यानता गुणांक दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आश्रमानुपाती, ये फॉर्मूला श्यानता गुणांक का ये है। चलिए नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ए dV/dx। और ये समानुपाती इसी तरीके से ए के समानुपाती dV के समानुपाती इस तरीके से आपको दे रखा है, तो आपको याद करके रखना है श्यानता का गुणांक। स्टोक्स के नियम की बात कर ले, स्टोक्स नियम तो आप समझते 6πNRB, इसको हम पढ़ते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके ये आपको इस तरीके से आपको नोट करना है। और ये R के समानुपाती भी है, V के समानुपाती भी है, इसके समानुपाती भी है। तो ये फॉर्मूला आपका श्यान बल भी जिसे कहते हैं, स्टोक्स के नियम श्यान बल, तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, एंड चलेंगे हम अगले नियम पे, बर्नौली प्रमेय। और बर्नौली प्रमेय यहाँ से देख सकते हैं GH/, यहाँ पे देख सकते हैं GH = GH + 1/2 V² + P/ρ = नियतांक यहाँ पे दे रखा है, ρGH 1/2 PBr P + P नियतांक। ये बर्नौली प्रमेय है, इससे आपके एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन। चलेंगे ऊष्मागतिकी चैप्टर पे आ गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके एग्जाम के लिए। ऊष्मा की प्रकृति, ऊष्मा की प्रकृति J = W/Q याद रखना है, विमाहीन और मात्रकहीन है। ऊष्मा की प्रकृति विमाहीन और मात्रकहीन है, आपको याद करके रख लेना है। क्या है, विमाहीन और मात्रकहीन है। चलेंगे नीचे, और नीचे देखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है C/100 R/ दे रखा है 80 = F-32 ये दे रखा है सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, केल्विन, ये जो पूरा संबंध यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर आपसे दो ही क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक फ़ारेनहाइट का मान पूछता है या फिर आपसे सेल्सियस का मान पूछ लेता है, तो विभिन्न पैमाने पर दे रखा है। तो फ़ारेनहाइट का मान आपसे इस तरीके से पूछेगा। फ़ारेनहाइट का जब आपसे पूछेगा तो 9/5 C + 32 होगा। अगर आपसे सेल्सियस में पूछेगा तो 5/9 - F-32 होगा। मतलब कि अगर सेल्सियस में पूछ रहा है तो F-32 और फ़ारेनहाइट में तो C + 32, और ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान में आपको रखना होगा। चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें प्रसार ठोस द्रव गैस में। तो चलिए दाब का नियम जो होता है वो क्या होता है, तो P/T होता है स्थिर आयतनपन। कब, जब आयतन आपका स्थिर रहेगा तो P जो हो जाएगा वो डायरेक्ट दाब, जो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्ट टेम्परेचर के समानुपाती होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नीचे चलेंगे। बायल का नियम, बायल का नियम भी ये कब रहेगा, ये स्थिर आयतन पर था, स्थिर ताप पर। बायल का नियम कब, P/1 1/V। ये क्या हो जाएगा, स्थिर ताप जब आपका स्थिर रहेगा, मतलब कि T वाला आपका स्थिर है, तो आपको बायल का नियम ये P/1 1/V हो गया। अगर आयतन निश्चित है, ये निश्चित था, ओके, तो ये आपका था P/T था। ओके, अगर चार्ल्स का नियम की बात करें तो V/T हो जाता है, B जो हो जाएगा समानुपाती होता है T के। तो ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे नीचे, और नीचे आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़, तो चलिए नीचे आते हैं, और ये इसी पे था PV = nRT। ये इसी पे सारा फॉर्मूला है, गैस समीकरण PV = nRT। nRT हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, तो अगर P रहेगा तो nRT
टी अपॉन भी। अगर टी समानुपाती है तो ये हो जाएगा, आर समानुपाती है तो ये होगा, और ये समानुपाती है इसके तो ये आपको लगाना है उल्टा, इस तरीके से आपको चलेगा। चलेंगे कैलोरीमिति, जो कि चैप्टर है आपका एल्यूशन के फिजिक्स में आपको मिलेगा। विशिष्ट ऊर्जा, जो भी बच्चे बैच से जुड़े हुए थे उनको तो ये मिल जाएगा PDF अगर आप कहिएगा तो। S इजकल टू डेल थीटा अपॉन एम डेल टी, और ML स्क्वायर माइनस टी, एम एल टी के पावर माइनस टी, और M के यहाँ पे दे रखा है, MM से कट गया तो LT माइनस T2, और माइनस के ऊपर चला जाएगा तो K इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। चलेंगे ऊष्मागतिकी, फिर से ये दे रखा है ऊष्मागतिकी प्रथम नियम। ये मोस्ट फार्मूला है आपका, ये मोस्ट फार्मूला है। इससे आपका न्यूमेरिकल आएगा, फिक्स लिख लीजिए, भी या इसको लगा लीजिए। और इससे चैप्टर से आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है, ऊष्मागतिकी चैप्टर है, इससे आपका न्यूमेरिकल आने का 100% चांस है, 100%। और ऊष्मागतिकी चैप्टर में प्रथम नियम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फार्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल बी प्लस डेल W। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल देखने में लग रहा होगा लेकिन बड़ा ही पेचीदा है। पेचीदा देखिए, इसको हम दूर करते हैं। पेचीदा को कैसे दूर करेंगे तो इसको आपको ध्यान रखना। अगर द्वारा कार्य पूछा, आपसे कार्य पूछता है, कार्य क्या है, इसमें भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस आपको पढ़ना है ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर द्वारा कार्य कहीं लिखा है तब तो हमका ये फॉर्मूला पॉजिटिव रहेगा, ये जो दे रखा है ये पॉजिटिव रहेगा। अगर पर कार्य लिख रहा है, किसी पर कार्य लिखेगा मतलब कि द्वारा कार्य तो पॉजिटिव, द्वारा कार्य रहेगा तो पॉजिटिव, और पर कार्य रहेगा तो नेगेटिव। ये आपका मोस्ट फार्मूला इसी पे बन जाता है। द्वारा कार्य पॉजिटिव, ये आपको ध्यान देना है, और पर कार्य रहेगा तो नेगेटिव। शून्यवा नियम ताप पर है, इक्वल टू ताप पर देख सकते हैं। चलेंगे दक्षता का फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बात ही नहीं है कि ना मिले। ओके, तो ये नोट कर लेना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है दक्षता का। ओके, 1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100, दक्षता का ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है। 1 - T2 अपॉन T1 गुने 100 आपको याद करके रखना है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर तरंग एवं ध्वनि पे, बहुत आ चुके हैं नज़दीक। और तरंग एवं ध्वनि, ये तरंग चाल, तरंग धारा एवं आवृत्ति में संबंध दे रखा है, तो V = n लैम्डा आपको याद करके रखना है। चलेंगे नेक्स्ट पे, वो दे रखा है आपका कालांतर। कालांतर ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डेल एक्स यहाँ पे है, और ये कालांतर का, ये डेल एक्स रहेगा तो पथांतर, ये डेल फाई रहेगा तो कालांतर, और डेल एक्स पथांतर। ओके, तो इस तरीके से ये कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो डेल फाई = 2π अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो आपसे डेल एक्स पूछेगा तो आपको घुमा देना है क्वेश्चन को, ये इधर हो जाएगा, और डेल एक्स आपसे बता देना है। डेल फाई पूछेगा तो ये, या तो डेल फाई पूछेगा आपसे एग्जाम में, पूछेगा कि कालांतर बताइए तो कालांतर निकाल दीजिएगा डायरेक्ट इससे। पथांतर बताएगा तो इसको इधर से उधर करके और काम आपका हो जाएगा। चलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको लिख लीजिए। A = √A1² A2² + 2A1 A2 cos थीटा, cos फाई यहाँ पे लगाना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर रूट हटता है 1/2 हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं, आपको देखना है। चलिए, अनुप्रस्थ तरंग का वेग है, अनुप्रस्थ तरंग का वेग जो होता है V = T/m होता है। तो इसके 1/√m के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती √T दे रखा है, तो इस तरीके से आपको देखना है। चलेंगे, आ चुके हैं ध्वनि चैप्टर पे, और ध्वनि चैप्टर में दे रखा है तीव्रता I = A², I = A²। अगर तीव्रता आपसे पूछता है डायरेक्ट आपसे तो A² लगाना है, और ये काम आपका हो जाएगा। तो तीव्रता ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना भाई साहब, 2 गुना, ये 2 गुना होगा, तो ये m को 2 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा ना। तो ये I = A² याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, प्रकाशिकी आ चुके हैं, ऑप्टिक्स वगैरह पे, ऑप्टिक्स चैप्टर पे आ चुके हैं, बहुत नज़दीक। अगर ये देखिए, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंबों की संख्या, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करें, नेवी की तैयारी करें, नेक्स्ट इनटेक एयरफोर्स की तैयारी करें, तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है फिजिक्स जो पूछेगा वो कोस्ट गार्ड में नहीं आएगा, कोस्ट गार्ड में जो पूछेगा वो एयरफोर्स में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये तीनों एक ही आपका लमसम रहता है, फिजिक्स एक ही रहता है। प्रतिबिंबों की संख्या थोड़ा एयरफोर्स में थोड़ा सा लो आता है, नेवी में थोड़ा हार्ड हो जाता है जब ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑफलाइन होता है तो लो ही रहेगा, सबसे लो आपका नेवी का। तो यहाँ पे देखना है प्रतिबिंबों की संख्या, जो नंबर रखा है तो 360 डिग्री अपॉन थीटा
-1, ये प्रतिबिंबों की संख्या। कब? इसे नॉर्मल में अगर पूछेगा तो अगर समरूपता, यदि वस्तु समरूप है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली है, तो आपको 360 डिग्री अपन थीटा -1 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, सिमेट्रिकल, ये तो नॉर्मल आपको ये याद करके रखना है। सिमेट्रिकल रहेगा तो ये रहेगा, समरूप रहेगा, अनसमरूप रहेगा तो 360 अपन थीटा लगा देना है डायरेक्ट। जैसे देखते हैं ये आपका क्या था, 30 इस करके, और ये आपका क्या था, ये समरूप था तो ये -1 करेंगे। ये 40-30 है, अनसमरूप है मतलब कि अपसमरूप है, समरूपता नहीं है, तो 360/थीटा डायरेक्ट आपको करेंगे और काम आपका बन जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्रांतिक कोण पे आते हैं। क्रांतिक कोण sin c = 1/μ, sin c क्रांतिक कोण। चलिए ये देखिए विबग्योर, ये याद करके रखना है, ये आपके लिए काम आने वाला है, मैं बताऊँगा कैसे। विबग्योर आपको याद करके रखना है। ओके, विबग्योर क्या करना है, याद करके रखना है आपको, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपसे पूछ ले प्रातःकाल और सायंकाल में सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये किसके कारण? तो लघु तरंगदैर्घ्य के कारण। और ये एग्जाम का एनडीए के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, विबग्योर। इस तरीके से आपको जाना है तो क्या है, ये बढ़ेगा, ये आर बढ़ रहा है, ओ बढ़ रहा है, और इस तरीके से घटेगा। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। चलिए आगे चलेंगे, दर्पण सूत्र पे आएंगे, और दर्पण सूत्र दे रखा है 1/f = 1/u + 1/v। ये आपका है दर्पण सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसमें से आपका f दे रखा है फोकस दूरी, f फोकस दूरी है, u आपका क्या दे रखा है, वस्तु दूरी, और v आपका प्रतिबिंब दूरी दे रखा है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। यहाँ पे भी हमने लिख दिया है, f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, और u वस्तु दूरी है। ओके, चलिए चलेंगे नीचे और आवर्धन पे आ गए। आवर्धन का फॉर्मूला जो दे रखा है, आवर्धन का फॉर्मूला आपको दे रखा है, m = -v/u -f-v/f। तो डायरेक्ट आपको ये वाला याद करके रखना है, आपका काम हो जाएगा। f = f-u, ये आपका आवर्धन का फॉर्मूला जो दे रखा है, ये याद करके रखना है। चलेंगे पतले लेंस से क्या दे रखा है, अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन दे रखा है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। देख सकते हैं ये चित्र देख सकते हैं, 1/f -1 1/r1 -1/r2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप जरूर जितना भी हो रहा है मैं आपसे करा रहा हूँ, और क्या मतलब कि सारा समझ लीजिए। इसके बाद आपको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आप रट के जाइए या फिर समझ के जाइए। आपको ये फॉर्मूला सारे याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, या फिर थ्योरी भी इसी से। तो 15+ की गारंटी किस लिए ले रहे हैं, 15+ की गारंटी है तो किस लिए भाई साहब, ऐसे ही थोड़ी है, हुआ थोड़ी है, मजाक थोड़ी बना रहे हैं आपसे। चलिए, संपर्क रखे में हुए दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी 1/f। अगर दो लेंसों की फोकस दूरी पूछ ले, संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी, तो ये आपको यूज़ करना है 1/f = f 1/f1 + 1/f2। f इसको सीधा करेंगे तो f1 f2 f1 + f2, ये आपका हो जाएगा काम। ओके, चलेंगे। अगर आपसे यही पूछ ले पावर, दो लेंसों के संपर्क में अगर शक्ति पूछ ले, तो P = P1 + P2, ये आपका हो जाएगा, और ये आपका काम हो जाएगा फोकस का। ओके, तुल्य फोकस दूरी पूछ लेगा, ये शक्ति पूछ लेगा। चलेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी पे आ जाते हैं। ओके, तो यह देख सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी m = 1 + d/f। अब ये आपका घटेगा, f घटेगा तो ये आपका बढ़ेगा, ये घटेगा आपका घटेगा f, तो ये आपका m बढ़ेगा। अगर m घटेगा तो ये जो f दे रखा है ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलेगा अधिकतम तीव्रता, जो मैंने बताया था ना, I/a²। इससे फॉर्मूला देखिए, I मैक्सिमम आपसे पूछ लेगा, अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना होगा a1 + a2 के होल स्क्वायर। आई मिनिमम अगर आपसे पूछ लेगा तो a1 - a2 के होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम a, तो इसको डायरेक्ट I/a² आपको याद के रखना है। मैक्सिमम पूछेगा तो a1 + a2 के होल स्क्वायर, मिनिमम पूछेगा तो a1 - a2 के होल स्क्वायर। चलेंगे नीचे, और यहाँ पे फिर से आगे, अगर वो कब पूछेगा, अगर आपसे ये दो चीज़ ये पूछेगा I और a का अगर बात करेगा तो I मैक्सिमम ये होगा। अगर I से पूछेगा, तीव्रता से पूछेगा ही, तो तीव्रता से पूछेगा तो I मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको I मैक्सिमम का होगा तो √I1 + √I2 के
होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह आई मिनिमम रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 के होल स्क्वायर। चलिए, जो आपका डाउट था आ गए हैं नज़दीक। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी इज टू स्मॉल डी, ये होता है। तो बी समानुपाती लेमडा हो गया 1/d स्मॉल के हो गया, और डी कैपिटल जो दे रखा है इसका समानुपाती हो गया। ये देखिए ये फॉर्मूला है, और ये डी बढ़ रहा है तो ये आपका बढ़ेगा कौन? ये बढ़ेगा तब, नहीं तो घटेगा तो घटेगा। ओके, देखिए ये यहाँ पे डी जो कैपिटल डी है पर्दे की दूरी है, और यहाँ पे जो स्मॉल डी है झिरियों की जो दूरी दे रखा है। तो ये आपको विबग्योर इस तरीके से आपको काम करने वाला है। विबग्योर यहाँ पे तरंगधार्य जो दे रखा है लैम्डा दे रखा है वो काम यहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ पे ये भी बढ़ेगा और ये दोनों का तो अपरिवर्तित हो जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यू समानुपाती 1/लैम्डा दो दे रखा है। चलिए, जो अपर्तनांक बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? लैम्डा घटेगा। अपर्तनांक बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे, यहाँ पे आ गए हैं वैद्युत स्थितिकी। कूलाम का नियम मैंने आपको बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और F इक्वल टू इसको क्या करना है? K/Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इससे बहुत सारे आपके बन जाएगा। F समानुपाती R स्क्वायर, F समानुपाती Q1 Q2 है 1/2 R स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये देख सकते हैं, R बीच में है, Q1 और Q2 दे रखा है। और ये चलेंगे नीचे, क्वेश्चन है परावैद्युतांक FM इक्वल टू F/K। पैरावैद्युतांक आपसे पूछेगा तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। एंड चलेंगे, दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1 KQ/R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र ये और क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, आपको ध्यान में रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि होते हैं। E बराबर KQ/R स्क्वायर आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत विभव होगा KQ/R। मैंने आपसे बताया था KQ/R यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और अदिश राशि यहाँ पे होता है। वैद्युत विभव अदिश राशि होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सदिश है कि अदिश है। तो सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत विभव आपका अदिश राशि है। यहाँ पे देखना है प्लस Q इक्वल टू V प्लस V, माइनस Q रहेगा तो V माइनस V। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। हम चलेंगे, नीचे आ गए हैं। नीचे ये समझ लीजिएगा। ओके, और ये आपका बीमा निकाल के मैंने दिखा रखा है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलेंगे यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभव प्रवणता की बात करेंगे, x इक्वल टू dV/del x, राइट। विभव प्रवणता की बीमा है, ये सब बीमा जो दे रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लगा रखा है मैंने। विभव प्रवणता यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसी का निकाल के यहाँ पे रख रखा है dV/del x का, देख सकते हैं ये मैंने निकाल के रखा है। तो ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, तभी निकाल के रखा है। ओके, चलिए स्थितिज ऊर्जा पे आ गए हैं। स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी यहाँ पे भी आप देख लीजिए। देखिए, आपको एनर्जी कोई भी आएगा ना तो बीमा आपका वही रहेगा। डायमेंशन आपका चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी आएगा आपका, टोटल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी आएगा तो आपको डायमेंशन सेम रहेगा। ml स्क्वायर T⁻²। एनर्जी कोई भी हो, कोई भी एनर्जी आएगा, आपको ये बीमा याद रखना है, डायमेंशन याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। कोई भी इस उत्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर डायमेंशन आपसे पूछ रहा है तो। चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, आपसे यहाँ पे ये काम आपका हो जाएगा। ओके, चलेंगे नीचे, और नीचे दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म या बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म या बल आघूर्ण आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको लेख है P sin थीटा और P sin थीटा। आपको मैंने बताया था कि जब भी sin थीटा आएगा, कब आएगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो sin थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा को हटा कर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगा लिया है, तो ये देख सकते हैं वेक्टर में परिवर्तित हो चुका है। तो आपको देखने में ठीक लग रहा होगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो sin थीटा आपका लगता है। चलेंगे नीचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, सिंपल सा। वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो घुमाने में किया गया कार्य आपसे पूछेगा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे तो क्या लगाना है? तो W इक्वल टू P 1 माइनस cos थीटा आपको याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए, W इक्वल टू MB 1 माइनस cos थीटा, आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो ये आपको नोट कर लेना होगा। ओके, वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव द्वारा जो घुमाने में किया गया कार्य आपसे पूछेगा,
तो आपको डब्ल्यू बराबर पी एक माइनस कॉस थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे विद्युत क्षेत्र द्वारा घुमाने में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको याद में रखना है, एम बी यहाँ पे लगा देना है अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो। चलेंगे वैद्युत फ्लक्स पे, और वैद्युत फ्लक्स में यहाँ पे दे रखा है फाई इक्वल टू ई डी एस, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया ना डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा यहाँ पे नीचे लगा है। तो ये मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक दे रखा है कि डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा। ओके, तो फाई इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हैं ई डॉट डी एस दे रखा है और यहाँ पे वेक्टर लगा रखा है, और वेक्टर ये हटेगा तो ई डी एस कॉस थीटा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलेंगे नीचे, क्या चलेंगे नीचे चलेंगे। नीचे में दे रखा है गाउस का नियम, गाउस का नियम भी आपको देख सकते लेना है। ओके, चलिए गाउस का नियम भी आपको इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये किसका नियम है सूत्र दे के, तो या फिर गाउस का नियम इसमें से कौन सा है, उस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। हाँ चलेंगे नीचे, हाँ चलेंगे क्वेश्चन ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर Q ये केंद्र पर है तो Q अपन E नॉट हो जाएगा, प्रत्येक फ्लक्स सतह पर है तो Q अपन 6E नॉट। ओके, जो कि कौन सा है, ये गाउस का वाला जो क्वेश्चन था ना, इस तरीके से आपसे अगर केंद्र पे ये पूछेगा केंद्र पे तो Q अपन E नॉट हो जाएगा, अगर प्रत्येक सतह पर फलक पर सतह है तो Q अपन 6E नॉट हो जाएगा, प्रत्येक सतह की बात करेगा तो। ओके, हम चलेंगे यहाँ पे, आ गए हैं यहाँ पे हम कहाँ पे, तो यहाँ पे एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ लिया जाए तो किस तरीके से आपको जवाब देना है, ये आपको ध्यान में देखना है। एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलेंगे इधर नीचे, और नीचे आके देखते हैं तो ये देख सकते हैं केंद्र पर 0, ओके, बाहर पर दिया है के क्यू अपन आर स्क्वायर, और इस सतह पर के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये भी दे रखा है वही, और ये भी दे रखा है वही। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। केंद्र पर 0 हो जाएगा, ई बराबर 0 ये दे रखा है। केंद्र पर अगर आपसे तीव्रता पूछ लेता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए 3 फॉर्मूला इसका बनता है। एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा कब, अगर केंद्र पे पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा, अगर आपसे सतह पर पूछेगा तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, अगर आपसे पूछ लेगा बाहरी पूछेगा, अगर सतह पे नहीं पूछे बाहरी पूछे के क्यू अपन आर स्क्वायर, सतह पे के क्यू अपन आर स्क्वायर, और केंद्र पे आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेगा आवेशित गोले के कारण तो केंद्र पे आपका 0 हो जाएगा। चलेंगे नीचे और आ गए हैं धारिता पे। धारिता का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला C बराबर क्यू अपन भी, C बराबर क्यू अपन भी। चलेंगे नीचे, इसी से आपका बन जाएगा, डायमेंशन वगैरह सब बना लेंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चलिए विलगित गोलीय चालक की धारिता 4 पाई ई नॉट आर, 4 पाई ई नॉट आर, इस तरीके से आपको याद करके रखना है विलगित गोलीय चालक की धारिता। चलेंगे नीचे, आवेशित गोलक चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा आपको बताना है, और इसको आपको ये तीनों फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। आवेशित चालक की ऊर्जा आपसे पूछ ले 1/2 CV स्क्वायर भी पूछता है, या फिर Q स्क्वायर अपन 2C भी पूछता है, या फिर 1/2 Q भी, ये तीनों फॉर्मूला दे देगा, डी में दे देगा ये सभी, तो आपको बताना होगा, या फिर इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आवेशित चालक की ऊर्जा। तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। चलेंगे यहाँ पे, आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा में हानि, आवेश का वितरण ऊर्जा में हानि, टॉपर्स नोट्स समझ लीजिए, ये टॉपर्स नोट्स है तो आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे यहाँ पर Q1, और ये देख सकते हैं x दिया है, इसमें y दिया है Q2 और V1 V2 दे रखा है, और वनिष्ठ विभव आपसे पूछ लिया जाए, ऊर्जा में हानि यहाँ पे दे रखा है, पुनर्वितरण है ऊर्जा में हानि, तो अगर वनिष्ठ विभव पूछा था तो C1 V1, राइट, क्या रखना है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना है वनिष्ठ विभव का, राइट, क्या याद करके रखना है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा। एंड चलेंगे नीचे, और नीचे में दे रखा है ऊर्जा की यह हानि, अगर यहाँ उपनिष्ठ विभव पूछेगा तो वो फॉर्मूला लगाना है, ऊर्जा की हानि में पूछेगा तो 1/2 और C1 C2 बटा C1 प्लस C2, उसके बाद V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जैसा कि ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे यहाँ पे समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र में आपको इस तरीके से ए नॉट अपॉन डी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि डी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। चलेंगे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखिएगा, CM इक्वल टू
सी ई नोट आर सी नॉट इक्वल टू सी के। डायरेक्ट आप सी एम इक्वल टू सी के भी होता है, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। चलेंगे धारिताओं का संयोजन। धारिताओं का संयोजन दिया है, अगर श्रेणी क्रम में पूछेगा तो बट्टा में रहेगा और समांतर क्रम में पूछेगा तो एकदम सीधा सीधा रहेगा। ठीक, धारिताओं का संयोजन अगर आपसे पूछा जाएगा श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में 1/C1 बटा 1/C2 रहेगा। अगर समांतर क्रम में पूछा है समांतर क्रम में तो C1 + C2 रहेगा। ये धारिताओं का संयोजन है, श्रेणी क्रम में 1 बटा में और ऐसे सिंपल में समांतर क्रम में। ओके, चलेंगे चुंबकत्व। चुंबकत्व चैप्टर पे आ चुके हैं। चुंबकत्व F = K m1 m2 r² और m1 और m2 यहाँ पे क्या है। चलिए यहाँ पे हम कहाँ चलेगा भाई साहब, नीचे चलेगा क्या। चलिए m1 और m2 क्या है, यहीं पे तो थे। चलिए आ गए हैं, वहीं पे हैं, वहीं पे हैं, वहीं पे है। m1 और m2 क्या है भाई साहब, तो ये ध्रुव है, क्या है, ध्रुव प्रबलता है। m1 m2 क्या है, ध्रुव प्रबलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड चलेंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म बल आघूर्ण, बल युग्म या फिर बल आघूर्ण आपसे पूछ लिया जाए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म या बल आघूर्ण। ओके, फिर से देख रखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा यहाँ पे चिपक गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान है एम बी है और एम बी से याद करना है। ओके, एम बी धारावाही कुंडली में बल युग्म, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली में अगर बल युग्म या बल आघूर्ण पूछेगा तो एम बी याद रखना है। एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा हटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट लगना ही लगना है। ओके, चलेंगे नीचे, और जिसमें एम एक होता है, 2 क्वेश्चन पूछता है। अगर चुंबक के लिए पूछा जाए तो ये मोहन चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक, अगर ये चुंबक के लिए पूछा था तो मोहन M2L, मतलब मोहन 2 लाल हैं, 2 लाल आपको याद रखना है। और ये कुंडली में अगर पूछा जाए तो मोहनलाल = नाई, NAI आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये कुंडली के लिए है और चुंबक के लिए M = M2L। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन मतलब कि नीचे फॉर्मूला में नंबर 93। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। चुंबकीय, एक मैंने आपको बताया था चुंबक था किस चीज़ में, आपका विद्युत क्षेत्र में जो घुमाने में किया गया कार्य पूछा था, तो W = P1 - cos थीटा था, 1 - cos थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र में पूछ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में एम बी 1 - cos थीटा यहाँ पे आपको लगा देना है। मैंने आपको वो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी लिख रखा था, एम बी 1 - cos थीटा। W = कार्य पूछ रहा है घुमाने में, विद्युत क्षेत्र में P रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र में एम बी रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड चलेंगे नीचे, और नीचे देखते हैं छोटे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब छोटे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है छोटे चुंबक के कारण, छोटे दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनुधार्य में आपसे पूछा अक्ष पर, अक्ष अनुधार्य और निरक्ष 2 चीज़ हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसको डायरेक्ट याद कर, B = 10⁻7 × 2m/r² न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे भी दे रखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पे अनुप्रस्थ पे ये देख सकते हैं, अनुप्रस्थ रहेगा तो m/r² और आपका रहेगा अनुदैर्ध्य तो 2m/r²। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे नीचे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आपसे पूछा जाए तो आपके याद में क्या रखना है, BH = B sin थीटा = B cos थीटा। चलिए, BH का होता है हॉरिजॉन्टल पे, ये वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे B cos थीटा और वर्टिकल पे B sin थीटा। तो BV मतलब B वर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए तो = B sin थीटा, और BH मतलब कि B हॉरिजॉन्टल तो B cos थीटा। तो ये आपका बन जाता है BV और BV और BH ये BV कट गया है तो sin θ/cos θ, और sin θ/cos θ tan थीटा भी परिवर्तन हो जाता है। चलेंगे नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देख सकते हैं आप, BP/BH = tan थीटा। sin/cos क्या होता है, tan होता है, BB यहाँ पे कट गया है। चलेंगे नीचे, और नीचे में विद्युत धारा एवं परिपथ। चलेंगे विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत धारा एवं परिपथ। यहाँ पे देख सकते हैं धारा घनत्व तो पूछ रहा है, तो धारा घनत्व बराबर डायरेक्ट याद करें J = I/A। धारा घनत्व तो आपका फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट है, तभी लिख रखा है, तो जल्दी से आप लोग भी नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे में दिया है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध में ρ/, इससे बहुत सारे बनते हैं, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल गुणे L। ओके, ρA/L। अगर आपसे प्रतिरोध देखिए, ये तो फॉर्मूला है। ओके, प्रतिरोध रो दिया है और इसको प्रतिरोध वाला निकाला है, R = ρL। ये इधर आया और ये नीचे आएगा छत पर। ओके,
तो आपका आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हो गया विद्युत प्रतिरोध का, आप नोट कर सकते हैं इसके। इसी तरीके से आपसे जो पूछा जाए आपको घुमा के जवाब देना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही जनरली अगर ये आर से अनुपात एल, ये 1/a और 1/r² दे रखा है, ऐसे ही जनरली की बात करें। अगर खींचने पर बात करेगा तो खींचने पर आर से अनुपात एल स्क्वायर, जो स्क्वायर है, जो सिंपल है उसको स्क्वायर में कर देंगे, और जो स्क्वायर है उसको 4 गुना का, मतलब डबल कर देना है। तो देखिए ऐसे जनरली आपसे पूछा जाए तो इस तरीके का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपसे खींचने पर पूछा जाए कि लंबाई कितने हो जाएगी, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो मतलब बढ़ा के खींच के 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना किया जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 गुना ये भी हो जाएगा। ओके, और ये आपका जो आर है और 2 अगर इसे कर दिया तो 2 दूनी के 4 दूनी आर, ये 16 गुना हो जाएगा। और ये भी आपका डी भी आपका 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है जनरली के लिए। इस जैसे डिज़ाइन से मैंने बना रखा है इसको कि आपको समझ में आए, बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो इसको, तो इसलिए आपको नोट करते चलना है। ताप के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और अब इसको डिस्कस करते हैं। राइट, ताप के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन। देखिए चालक आपसे पूछा जाएगा कंडक्टर के लिए, और सेमी कंडक्टर दे रखा है, कुचालक दे रखा है, यहाँ पे तीनों यहाँ पे दे रखा है। तो जो आपसे पूछा जाएगा उस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ताप के कारण प्रतिरोध में अगर परिवर्तन पूछे तो चालक में परिवर्तन क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ रहा है। राइट, ये भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद अर्धचालक सेमी कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रतिरोध घटेगा और ये भी आपका घट जाएगा। ओके, चलेंगे कुचालक में यहाँ पे दे रखा है तापमान बढ़ रहा है, प्रतिरोध घट रहा है, और ये दे अल्फा है, ये आपका घट रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करना है। ये चालक में, अर्धचालक में, कुचालक तीनों में दे रखा है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और कुचालक यहाँ पे दे रखा है। एंड चलेंगे नीचे, और नीचे में क्या दे रखा है, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आर टी इक्वल टू आर ओ 1 प्लस अल्फा टी। ये देखेगा आर टी, इसको हम याद करते हैं आर टी इक्वल टू आर ओ 1 प्लस अल्फा टी। इस तरीके से रोजी रोटी तरीके से आर टी इक्वल टू आर ओ 1 प्लस अल्फा टी आपको याद करके रखना है। अगर आपसे इससे पूछ रहा है, अगर ये प्रतिरोध की पूछ रहा है, अगर रो के लिए पूछे मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये आर रो टी इक्वल टू रो ओ 1 प्लस अल्फा टी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे विशिष्ट चालक पे, और बस नज़दीक आ चुके हैं। विशिष्ट चालक में दे रखा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आई अपन ये, और P इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है ई जे अपन ई, और इस तरीके से J इक्वल टू यहाँ पे ई, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ओके, विशिष्ट चालक का। एंड चलेंगे विद्युत शक्ति नीचे, जो कि यहाँ पे दे रखा है विद्युत शक्ति का आपका फॉर्मूला। विद्युत शक्ति का P बराबर W/T क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। और कार्य के लिए, कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, कार्य को mgh भी लिखते हैं, और कार्य को एफ एस भी लिखते हैं, लिखा था, और डॉट रहेगा तो एफ एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। आपको मैंने बताया था mgh भी लिखते हैं, तो mgh अपॉन टी, ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P/W/T mgh अपॉन टी। इस तरीके से आपको याद करके रखना है। एंड चलेंगे नीचे, और नीचे नंबर आ चुके हैं, लगभग 26 पेज का है ये फॉर्मूला। हम आ चुके हैं 22वें नंबर पेज पे। चलिए, विद्युत धारा या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बायो सावर्ट नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वही इसमें रखा गया है। नहीं तो ये मान लीजिए आप साल भर के पढ़ाई को इस तरीके से डिज़ाइन मतलब किया गया है कि आप साल भर थोड़ी है, 2 महीने का 3 महीने का कोर्स है। अगर बढ़िया से कंपटीशन लेवल की बोर्ड की तैयारी की बात नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन याद नहीं करना है हमें, नहीं एक पेज के डेफिनेशन याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ 2 से 2.5 महीने की ये तैयारी है। तो इसको हम इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूला को डिज़ाइन किया है, जो कि आपके एग्जाम में हिट करेगा ही करेगा। इससे ये नहीं ना बोल रहे हैं कि 15+ की गारंटी है भाई साहब, कुछ गारंटी है तभी तो बता रहे हैं ना। हर चीज़ दावे के साथ बोला जाता है यहाँ पे और किया भी जाता है। तो बायो सावर्ट नियम डी इक्वल टू के आई डी एल की दिल साइन थीटा आर, के आई डी एल साइन थीटा आर, के आई दिल की दिल साइन थीटा। इसको याद करने का, की दिल साइन थीटा, अब दिल के जगह पे आई ना लगा लीजिएगा, के आई डी एल साइन थीटा अपन आर। ओके, के आई डी एल साइन थीटा अपन आर, डी बी इक्वल टू के आई डी एल अपन के आई डी एल साइन थीटा अपन आर। बायो सावर्ट का नियम है, आपको याद करके रखना है। ओके, एंड चलेंगे यहाँ पे वृत्ताकार धारावाही के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। वृत्ताकार धारावाही केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके, वृत्ताकार धारावाही केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। म्यू नॉट I अपन 2R आपको याद कर रखना है।
ये आपको ध्यान में रखना है। वृत्ताकार धारावाही के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2r, म्यू नॉट आई अपन 2r, ये आपको ध्यान में रखना है। 102 नंबर पे आ चुके हैं। चलेंगे धारावाही, चलिए परिनालिका पे आते हैं। परिनालिका की अगर पूछे तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, अगर ऐसे धारावाही के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो केंद्र पर ये हो जाएगा। परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आपका हो जाएगा ये आपका। परिनालिका के लिए ये वृत्ताकार धारावाही केंद्र पर अगर पूछे तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपन 2r हो जाएगा। या फिर ये भी होता है जो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट एन आई अपन 2πr, ये भी आपका फॉर्मूला होता है, तो ध्यान में आपको रखना है। चलेंगे नीचे और आ चुके हैं हम 103 पे, राइट। 103 पे आ गए हैं। 103 में दिया है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल दे रखा है F बराबर Q गुने V दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं Q V गुने V, Q ये Q है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी मैं लिखने में, अरे Q लिखने के लिए मुझे नहीं आ रहा क्या, ओके। Q और V गुने B है, यह है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। F इक्वल टू Q V गुने B, और इसको फिर मैंने बताया ना क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा चिपकेगा ही चिपकेगा, तो F Q V B साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का। जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अगर बात कर ले क्षर, ये दो फॉर्मूला ऐसे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांस है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको मिलेंगे। क्षर को चुंबकीय क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो F बराबर जो बल होता है यहाँ पे बिल साइन थीटा होता है, इसको याद करना है, बिल साइन थीटा। इसको QVB ओके, और इसको बिल साइन थीटा BIL बिल और साइन थीटा आपको याद करना है क्षर चुंबक के लिए। और यहाँ पे गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल जो होगा, क्षर चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होगा बिल साइन थीटा होगा। एंड चलेंगे 105 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रतिवर्ती धारा, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम यहाँ पे दे रखा है और देखते हैं इसमें क्या देखा है। फैराडे का प्रथम नियम इंड्यूस EMF या इंड्यूस धारा की परिभाषा देता है, ये इंड्यूस धारा की तो आपकी परिभाषा देता है। द्वितीय नियम जो है ये आपको देख सकते हैं विद्युत वाहक बल के लिए है, E माइनस का N फाई अपन डी, एन क्या है, संख्या है, नंबर है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर स्वप्रेरण की बात करें, स्वप्रेरण तो फाई इक्वल टू आई समानुपाती होता है। डायरेक्ट इंटेंसिटी यहाँ पे दे रखा है जो कि आपका स्वप्रेरण के लिए दे रखा है, तो फाई इक्वल टू एल आई, ये समानुपाती हटता है तो एल आई, और एल को फॉर्मूला हो जाता है स्वप्रेरण का एल इक्वल टू फाई अपन आई, ये फॉर्मूला है स्वप्रेरण का, ओके। चलिए मुंह भी दर्द करने लगा इतने देर से, पहली बार इतना लंबा क्लास। ई समानुपाती ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपन डी टी। चलिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए स्वप्रेरण के लिए यहाँ पे एल इक्वल टू फाइव अपन ई, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये दोनों फार्मूला आपको काम में आने वाला है। एंड चलेंगे अन्य प्रेरण के लिए फाइव इक्वल टू आई, ये भी इसी तरह बोलेंगे। कन्फ्यूजन डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एल लगाना, ये हटेगा तो एल लगेगा, ये और ये हटेगा तो यहाँ पे एम लगेगा। अन्य प्रेरण में एम और स्वप्रेरण में एल, ओके। और सम फार्मूला वही है, इक्वल टू माइनस एम लग जाएगा, यहाँ पे एल और यहाँ पे एल और यहाँ पे एम, ओके। चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 पे, और 108 में दे रखा है स्वप्रेरण में ऊर्जा इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। स्वप्रेरण में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में W इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर, W इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर आपका हो जाएगा, ओके। LI स्क्वायर। चलेंगे नीचे और 109 पे प्रतिवर्ती धारा का आभासी या वर्ग माध्य मूलमान आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से वर्ग माध्य मूलमान, आभासी या वर्ग माध्य मूलमान, आपसे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनता है तब यहाँ पे लिख रखा है। आई रमेश यहाँ पे दे रखा है I0 अपन R2 का मान यहाँ पे 1 मतलब कि 1.41 होता है। I0 अपन √2 IRMS पूछ लेगा, और VRMS पूछेगा तो V0 अपन R2, V0 अपन R2, IRMS पूछेगा तो I0 अपन R2, √2 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है मैंने, आप नोट कर लीजिए। चलिए आ गए हैं प्रतिबाधा चैप्टर पे, और पेज नंबर आ गए हैं 24 पे, 2 पेज और है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए जो भी बच्चे रुके हैं, ओके। प्रतिबाधा
चलिए जेड इजकल टू रूट अंडर आर, किसी का मैं कमेंट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। नो कमेंट देखे तो एक्सएल इजकल टू डब्ल्यू एल एक्स सी अपन 1/c। एक्सएल जो होता है वो डब्ल्यू एल के बराबर होता है, एक्स इजकल टू 1/WC होता है और प्रतिबाधा का ये फॉर्मूला होता है, तो आपको नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। जेड इजकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो चलेंगे नीचे और शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा, शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा आपको देखना है। PAB VRMS IRMS कॉस थीटा, VRMS IRMS कॉस थीटा। आर यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री, R/L π/2, यहाँ पे थीटा का मान दे रखा है। चलिए तो इस तरीके से P जो A भी दे रखा है, तो यहाँ पे इसमें संबंध जो हो जाएगा शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा में VRMS IRMS ओके, और कॉस थीटा का जिस तरीके से थीटा का मान दे रखा हो, थीटा का मान, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल कर लेना है। चलेंगे नीचे L/C यहाँ पे फिर से दे रखा है। PAB जब 0 हो जाएगा कब, यहाँ पे L/C PAB 0 VRMS IRMS कॉस लैम्डा बाई जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पता होगा ये 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो ये होगा, 0 डिग्री रहेगा तो ये हो जाएगा, और π/2 रहेगा मतलब कि, तो यहाँ पे आपका ये होने वाला है ओके 0, और 0 डिग्री रहेगा तो ये हो जाएगा। चलेंगे ट्रांसफार्मर पे, और ट्रांसफार्मर पे देख सकते हैं VS इजकल टू VP इजकल टू NS अपॉन NP इजकल टू IP अपॉन IS। ये आपका है ट्रांसफार्मर वाला खतरनाक सूत्र, तो नोट कर लेना है। आपका किसी से इससे रिलेटेड करके आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इससे या फिर इससे रिलेट करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आज चलेंगे 113 पे, जो कि घर्षण हमारा चैप्टर है। अब फिर से मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा पीछे के घर्षण चैप्टर में। चलिए इसमें तो F इजकल टू म्यू आर आपको याद करके रखना है। F समानुपाती जो दे रखा है यहाँ पे आर देखा है, और म्यू यहाँ पर हटेंगे तो म्यू आर हो जाएगा। तो F इजकल टू म्यू एम जी आपको ध्यान में रखना है। चलिए और यहाँ पे आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है A इजकल टू जी साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा है माइनस का यू कॉस थीटा, ये चित्र आप ध्यान में दीजिएगा। और ये आर है, आर रिजल्टेंट एम जी कॉस थीटा, ये देख सकते हैं एम जी, इधर रहेगा एम जी साइन थीटा नीचे, और ऊपर एफ एस रहेगा। ओके, तो ये आपका फार्मूला दे रखा है। चलेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में दे रखा है S इजकल टू, ये फार्मूला है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। शंट प्रतिरोध भी इसी से काम आपका हो जाएगा। एग्जाम में आपसे हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हर शिफ्ट में हर चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये भी आप जानते हैं। हर शिफ्ट में हर चैप्टर से नहीं आएगा, इस किसी शिफ्ट में इस चैप्टर से आए तो किसी शिफ्ट में उससे, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही आपके लिए लिख रखा है। और 15 प्लस की 100% गारंटी है भाई साहब। इस एक क्लास से 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आपको 15 प्लस आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए आपको। चलिए तो आप आराम से 20 प्लस तो कर ही देंगे, और 20 प्लस कर देंगे तो आराम से आपका होने वाला है मेरिट में नाम। S बराबर आई जी जी, जी स्मॉल एक कैपिटल, फिर I माइनस आई जी स्मॉल वाला शंट प्रतिरोध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलेंगे प्रक्षेप्य गति, आ गए हैं फिर से थोड़ा सा बैक, प्रक्षेप्य गति पे आ गए हैं। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ चुके हैं। H इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H के लिए ये पूछेगा, H के लिए ये देख सकते हैं प्रक्षेप्य गति, ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा 0, यू कॉस थीटा यहाँ पे देख रहे हैं, यू कॉस थीटा नीचे, ऊपर रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा और वर्टिकल यू साइन थीटा। ओके, तो H का फॉर्मूला अगर पूछे जाएगा, हाइट की पूछे जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आपसे आर पूछ ले, रेंज पूछ ले, मतलब कि परास, आर का मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं होता है, परास होता है, रेंज जिसे कहेंगे, तो रेंज के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे आवर्त पूछ ले, समय पूछ ले, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ही होगा। 3 फॉर्मूला जो थे प्रोजेक्टाइल मोशन से, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आर प्रतिबंध और एल यहाँ पे दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको बेफालतू का है, मत कीजिए, ज़्यादा आपके काम का नहीं है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक आपको नोट करिए 115 तक। ओके, और 126 वाले पेज पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए यहाँ से, ओके, यहाँ से देखिए आपका जो माध्य स्थिति में पूछेगा, माध्य स्थिति में आपको यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है, वेग मैक्सिमम होता है, त्वरण मिनिमम होता है,
और पोटेंशियल एनर्जी। अगर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है और वेग मैक्सिमम है तो इसका विपरीत है कि इधर जो होगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, और V मैक्सिमम यहाँ है तो V मिनिमम होगा, A मिनिमम यहाँ पे है तो A मैक्सिमम होगा, P मिनिमम, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देख काइनेटिक एनर्जी क्या है, अधिकतम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और वेग मैक्सिमम है तो त्वरण मिनिमम है, एक्सीलरेशन जिसे, और तो इसका विपरीत इधर होगा, मैक्सिमम तो मिनिमम, मैक्सिमम तो मिनिमम, मिनिमम तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मैक्सिमम। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है और बहुत ज़्यादा आपके लिए काम होने वाला है। ये देखिए DVA मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर D और V के बीच में पूछा जाए तो π/2 बनेगा, और यहाँ पे V और A के बीच में पूछा जाए तो π/2 बनेगा, और D और A के बीच में पूछा जाए तो पाई बनेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये मैंने लगा रखा है दवा वाला फार्मूला DVA। चलेंगे ये जो कि लास्ट हमारा फार्मूला है इस चैप्टर का। अगर छोटे छोटे बूंदों को एक बड़ा बूंद बनता है तो जो आपका होता है वो क्या होगा, इसमें परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है। आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा किसी न किसी शिफ्ट में, 100% है, गारंटी है, बनना ही बनना है। अगर छोटे छोटे बूंदे मिलके एक बड़े गोले का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, सरफेस एरिया जो होता है वो घटता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त हो जाती है। क्या होता है, एनर्जी जो होती है मुक्त होती है, रिलीज होती है, मुक्त होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा गोला होता है और बड़ा गोला से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घट जाएगा। ओके, ये उल्टा होगा और टेम्परेचर घटेगा तो ऊर्जा जो होगा वहाँ पे मुक्त हो रहा था और यहाँ पे ऊर्जा अवशोषित होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे मिलकर बड़ा का निर्माण करेंगे तो सरफेस एरिया घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और ऊर्जा मुक्त होगा, और बड़ा गोला से छोटे छोटे बूंदों का निर्माण होता है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और टेम्परेचर आपका जो है घटेगा, ऊर्जा अवशोषित होगा। तो ये थे 26 पेज के फॉर्मूलाज वाले चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो भाई साहब लाइक भी कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिलीज मतलब कि 15 प्लस दिनाले वाली सीरीज़ थी, 1 घंटा प्लस हुआ है। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और एक आप लोग कहिएगा तो जल्दी हम मैथ का जो फॉर्मूला है, टोटल मैथ का फॉर्मूला को एक क्लास में रख देंगे। अगर आप कहिएगा तो इस पर अच्छा खासा सपोर्ट आएगा। तो आप लोग को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखते हैं इस वीडियो को कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर चलेंगे। एंड कोई भी डाउट हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, और 100% इससे 15+ गारंटी है भाई साहब, लिख लीजिए, आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए, एग्जाम के बाद आइएगा और फिर आप हमसे कहिएगा कि इससे कितना क्वेश्चन आया है। ओके, चलिए, तो क्यों इससे आएगा भाई साहब, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्यों इसी से आ जाएगा। तो इससे आएगा क्योंकि जो निचोड़ है ना, जहाँ से आता है वही इसमें रख रखा है, ऐसे ही नहीं रख रखा है, निचोड़ को रख रखा है, जो आएगा ही आएगा। उसके बाद बात करें 50 क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आपके 30 मिनट का टाइम है। सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स 25 मैथ, और 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो क्या 5 पेज का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, डायरेक्ट हिट करने वाले मिलेंगे ना, जो कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे हिट हो या फिर थ्योरी बेस पे हो, डायरेक्ट आपको टिक करना हो। ओके, उसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 15+ की गारंटी है, 15 से ज़्यादा ही आएगा, नीचे नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अच्छे से कर लिया ना तो 18 भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ही आपका थ्योरी वगैरह भी बन जाता है। तो क्या करना है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट सेक्शन में आज के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैंने लिख भी दिया नंबर, और टेलीग्राम से ज़रूर ऐड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।